थोड़ी भी गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। क्या बना रहे थे? पैराबोला कर रहे थे ना? है आवाज जा रहा है? वहाँ कम आ रहा है? लाओ किताब बनाया था राउत है। ट्वेल्व 14 18 19 बोले ना? ये ना बेटा पहले एक्सरसाइज में फिर है ना, बंद कर देते हैं। आवाज करता है, घन 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 मारता है। माइक रहता था ना, तो माइक चलता तो माइक से दिक्कत नहीं, बोलने में दिक्कत नहीं है ना। देखो अब आदत हो गया ना कि बिना माइक का बोलते नहीं थे, तो इस साल तो बेंच को पढ़ाना था तो माइक से बोलना क्या हो, बेंच वाला भी खुश हो जाता माइक से। देखिए एक डबल ऑर्डिनेट क्वेश्चन है, ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। डबल ऑर्डिनेट समझते हैं क्या होता है बेटा? ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज ऑफ लेंथ 8a, इज ऑफ लेंथ 8a। डबल ऑर्डिनेट का लेंथ कितना है? 8a। प्रूव दैट द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड्स, प्रूव दैट the lines from the vertex to its ends, to its ITS ends, ENDS, are at right angles, are at right angles। सुनिएगा क्या कहता है, ये पैराबोला है क्या? ठीक है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है। इसका एक डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एक कॉर्ड होता है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लिया आपने p और q, इसका नाम दे दिया, तो ये आपका डबल ऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा है क्या? और इसका लेंथ दिया हुआ 8a। कितना दिया हुआ है? 8a। लेंथ दिया हुआ 8a। तो गिवन अपने पास P से Q का जो डिस्टेंस है दैट इज PQ दिया हुआ है बेटा आपका 8a। तो आपको तो इतना जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये फोटो इस एक्स एक्सिस के ओर सिमेट्रिक है। तो जितनी हाइट यहां से यहां तक होगा उतना ही हाइट यहां से यहां तक होगा। तो मान लिया सपोज ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर मैं n मानता हूं, तो आपको लगता है कि Pn और NQ का वैल्यू बराबर होगा?
और ये 4a के बराबर होगा बेटा, क्योंकि जब ये टोटल लेंथ 8a है तो ये वाली डिस्टेंस pn आएगा 4a और nq भी कितना आएगा 4a आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, p और q जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट है। आप एक तरह से कह सकते हैं q जो पॉइंट है, पॉइंट p का इमेज है और मिरर बन रहा है कौन, x एक्सिस। ऐसा बोल सकते हैं q जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन पॉइंट है। रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्शन में दो ही प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट से फीट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी बात क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन जो है मिरर से परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर को मिलाने वाली लाइन जो है वो PQ है, वो मिरर से परपेंडिकुलर भी है और ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी और इमेज से मिरर की दूरी क्या है, बराबर है। दैट मीन्स Q आपका क्या है, इमेज पॉइंट। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे ये पॉइंट हम अल्फा कॉमा 4a ले सकते हैं क्या, बताइए? बाई कोऑर्डिनेट तो दिख गया कि 4a है, बाई कोऑर्डिनेट 4a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये कोई और एक्सिस नहीं है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। तो अल्फा कॉमा 4a का इमेज जो होगा यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा कॉमा माइनस 4a होगा क्या, सोचिए, है ना? अब इसमें अननोन आइटम क्या है, अल्फा ही तो है। अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो काम बन जाएगा हमारा। और ये आपका वर्टेक्स है पैराबोला का, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0, 0, जानते हैं? अच्छा, आपको लगता नहीं कि ये जो पॉइंट P जो है दैट मींस अल्फा कॉमा 4a से ये पैराबोला गुजर रहा है। तो जब ये पैराबोला गुजर रहा है अल्फा कॉमा 4a से, तो अल्फा कॉमा 4a जो है उस पैराबोला का जो इक्वेशन उसका वन ऑफ द रूट होगा। समझ में आ रहा है बात? तो नाउ P lies, P अल्फा कॉमा 4a lies on the parabola। पैराबोला का इक्वेशन क्या है बताइए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब x के जगह पे आपका अल्फा चला जाएगा और y के जगह पे चला जाएगा 4a। तो y के जगह अगर 4a डालेंगे तो यह आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर बराबर 4a, x के जगह आ जाएगा अल्फा, यह आ जाएगा 16a स्क्वायर बराबर 4a अल्फा। तो अल्फा आपको लगता है कि 4a आ जाएगा? तो अब आप बता सकते हैं कि P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4a, 4a और Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4a, माइनस 4a। समझ में आ रहा है? अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ये जो कॉर्ड है ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप जो है इस A को P से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, A को Q से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, और ये एंगल आपको शो करना है 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो ये एंगल 90 डिग्री दिखाने का तरीका क्या है, AP एक लाइन सेगमेंट है, AQ भी एक लाइन सेगमेंट है। अब ये दो लाइन सेगमेंट का प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो जाए तो क्या आपको लगता है कोई एंगल 90 आ जाएगा? AP लाइन का और AQ लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाएगा दैट मींस दोनों लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, बताइए। तो आप स्लोप ऑफ AP लिख सकते हैं क्या, बताइए? स्लोप ऑफ AP लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए? कौन सा फार्मूला से, 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि आपके पास P पता है और A पता है, तो स्लोप ऑफ AP लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। कितना आ जाएगा बताइए, 4a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4a माइनस 0। क्या चमक रहा है, 1 आ रहा है क्या? इसको हम मन की आंखों से देखते हैं, इसको हम M1 मान लेते हैं, इसका नाम हमने क्या दे दिया। उसी तरह से स्लोप ऑफ AQ निकाल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ AQ, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या आ जाएगा बताइए, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -4a माइनस 0 -4a माइनस 0 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4a माइनस 0। ये क्या बन रहा है, -1, इसको आप M2 मान लो, है ना?
और m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या रहा है, -1 आ रहा है, बराबर आ रहा है 1 इंटू -1 क्या रहा है, -1 आ रहा है। और जब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो दो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं AP जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है AQ से, देयरफॉर एंगल PAQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सिंपल सा सवाल बोलो है। नहीं होगा, एग्जाम चालू हो गया ना, कैसे कल है मैथ, अच्छा ही जा रहा होगा इसमें एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहा नहीं। सबको ऑनलाइन हो गया, हम लोग का एक भी तो कंटेंट नहीं आया। ऑर्डर नहीं आया। लिख लिए, समझ में आएगा, बोलो सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अगला सवाल लिखो। अगला क्वेश्चन है 12 के बाद आपने बोला था 14 इम्पोर्ट सवाल, ठीक है 14 हमको अच्छा लगता है, सारा सवाल ठीक ही है, 14 सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि दोनों में भी सवाल है इसलिए अच्छा। और इसको हम बनाएंगे 2 लाइन, आपकी बुक में बहुत बड़ा बना हुआ। देखिए सवाल है, प्रूव दैट द इक्वेशन टू द पैराबोला, prove that the equation to the parabola, prove that the equation to the parabola, prove that the equation to the parabola, लिखे वो जो वर्टिक्स एंड फोकस, वो जो वर्टिक्स एंड फोकस are on the x-axis, वो जो vertex and focus are on the x-axis, लिख लिए, at a distance a and a dashed, at a distance a and a dashed, स्मॉल ए, वैल्यू हमेशा स्मॉल में, पॉइंट्स हमेशा कैपिटल, ठीक है, at a distance a and a dashed from the origin, is y square equal to 4a dashed minus a into x minus a, ये प्रूफ करना है। आप सोचिए, सबसे पहले सवाल सुनिए, सवाल कर रहा है इस पैराबोला का जो वर्टिक्स है और फोकस जो है, क्या दिखा रहे हैं, कुछ जलवा दिखा रहे हैं, चलिए सुनिएगा सवाल। सवाल क्या कहता है बेटा, एक पैराबोला का जो वर्टिक्स है और फोकस जो है एक्स एक्सिस पे, अच्छा वर्टिक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होता है वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का एक्सिस एग्जैक्टली क्या है, एक्स एक्सिस। बट इसमें कंडीशन लगा दिया है कि वर्टिक्स 0 0 नहीं है, अगर वर्टिक्स 0 0 होता तो फिर लफड़ा नहीं था, पैराबोला हो जाता y = 4x। बट बोला क्या है, वर्टिक्स जो है 0 0 से कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, और फोकस जो है a डायरेक्शन। इसका डायग्राम बनाइए सही सही, ठीक है, जिसका आप बना सकते हैं डायग्राम उसका सही सही डायग्राम बनाइए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। आपको लगता नहीं पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
पैराबोला का वर्टेक्स का नाम हम क्या देते हैं? ए देते हैं हमेशा, तो इसका नाम हम ए दे देते हैं और यहाँ पे एस दे देते हैं। चमक रहा है क्या? ये आपका ऑरिजिन है बेटा ओ। अच्छा क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है ओ से ए की दूरी ए है और ओ से एस की दूरी है कितना दिया है? ए डैश। तो आपको लगता है कि ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a, 0 और एस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a डैश, 0। ठीक है, बोलिए। अच्छा, पैराबोला का वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मींस दिस इज द आल्सो एक्सिस ऑफ पैराबोला। बोलिए बोलिए। यहां पे हम एक टैंजेंट एट वर्टेक्स क्रिएट करते हैं। दिस इज द टैंजेंट एट वर्टेक्स। अब आपको याद आ रहा है पीछे क्लास हमने बताया था ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन ऑफ पैराबोला कब लगाना होता है? जब पैराबोला का एक्सिस पता होता है और टैंजेंट एट वर्टेक्स पता होता है। अच्छा, क्या करते हैं हम इसके लिए? हम P एक मूविंग पॉइंट XY ले लेते हैं और यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसका नाम देते हैं M, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, इसका नाम देते हैं K। याद आ रहा है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने बताया था आपको ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, ये बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है, Pn का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AS इनटू PK। याद है क्या? बस खत्म हो गया। अब आपका कुछ बचा नहीं, एक लाइन में आंसर। आपको क्या लग रहा है? ये Pn, ये बेसिकली क्या लग रहा है? ये y लग रहा है क्या आपको? अगर ये पॉइंट x, y और ये x एक्सिस, तो ये y लग रहा है क्या? तो Pn क्या आ जाएगा? बेसिकली y का स्क्वायर आ गया। हो AS को मैं क्या लिख सकता हूँ? AS को मैं लिख सकता हूँ OS माइनस OA लिख सकता हूँ क्या? और PK को मैं क्या लिख सकता हूँ? PK को AN के बराबर लिख सकता हूँ क्या? ये रेक्टेंगल क्रिएट हुआ, ये जो डिस्टेंस PK है, ये जो डिस्टेंस PK है वो AN के बराबर है। अच्छा, ये पॉइंट N का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 OS माइनस OA, और AN को हम क्या लिख सकते हैं? ON माइनस OA। बताओ, लिख सकते हैं क्या? AN को, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको लिखा जा सकता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखो खत्म हो गया सवाल। y स्क्वायर इक्वल टू 4 OS इज व्हाट? OS कितने के बराबर है? A डैश। O इज व्हाट? A इनटू ON क्या है? x, और OA क्या है? A। खत्म। ऐसे आप इसमें क्या है ना, आपको ये वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, तो वर्टेक्स फोकस दिया है, तो फिर आप डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए आपको z निकालना होगा। z निकालने के बाद आप क्या करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे और देन इसके बराबर क्या लगाएंगे? K। तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा जो बुक में किया। नहीं समझ में आया? बताया था नहीं फॉर्मूला? यानी कि अब यहां से क्या समझ में आ रहा है? अगर वर्टेक्स और फोकस दिया है तो भी हम सवाल जो है इस प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। किससे? लेकिन हाँ, इसके लिए जरूरी क्या है? ये ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन लगाने के लिए जरूरी क्या आपको चाहिए? 2 आइटम जरूरी है। क्या क्या? एक्सिस ऑफ पैराबोला और टैंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया 14। नंबर 18 नंबर सुनिए। फिर और क्या बोल रहे थे एक्सरसाइज में? आप बोल रहे थे कौन सा एग्जाम? ये तो लाइन प्रॉब्लम नहीं बता। ठीक है जी, लिख लिए।
आज हम लोग इलिप्स भी पढ़ लेंगे, इलिप्स की समाप्ति करेंगे। स्कूल के लिए खत्म हो जाएगा, स्कूल के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। बाद में पढ़ाएंगे, बोले ना कंप्लीट लगातार पढ़ाते रहेंगे। अगर जेई के लिए पढ़ना है, जेई पढ़ना है तो जिसको क्लास करना होगा, जिसको पढ़ना होगा वही पढ़ेगा उसको। इसके बाद अभी तो सबको पढ़ना जरूरी है, इसे आरडी समय जब तक चल रहा है तो सबको पढ़ना है। चलिए देखिए सवाल है बेटा, PQ is a double ordinate of the parabola. PQ is a double ordinate of the parabola. PQ is a double ordinate of the parabola. PQ एक पैराबोला का क्या है? डबल ऑर्डिनेट। PQ is the double ordinate of the parabola. y square equal to 4x. पैराबोला की इक्वेशन क्या है बेटा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला एकदम स्टैंडर्ड है, दुनिया का सबसे खूबसूरत पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दुनिया का सबसे खूबसूरत सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। PQ is a double ordinate of the parabola y square equal to 4x. Find the locus of its points of trisection. Find the locus of its points of trisection. अभी डबल ऑर्डिनेट बनाया था हमने, सुनिएगा ध्यान से। ये पैराबोला है बेटा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जब ये पैराबोला है तो ये जरूर एक्स एक्सिस होगा बेटा, और ये जरूर बाई एक्सिस ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। कोई और पैराबोला होगा तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वर्टेक्स है पैराबोला का ऑरिजिन। आप पहले एक डबल ऑर्डिनेट बना लीजिए। ये PQ डबल ऑर्डिनेट ले लिया मैंने, है ना। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? पैराबोला के एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, और वो कॉर्ड होता है। कॉर्ड होने का मतलब दोनों एंड पॉइंट क्या होगा? कर्व पे लाई करेगा, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, है ना। सुनिएगा ध्यान से, सवाल क्या कहता है? PQ पे एक पॉइंट है, PQ पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट मूविंग है। वो पॉइंट क्या है? मूविंग है। दैट मीन्स उसका आपको लोकस चाहिए, उसके द्वारा पाथ बनेगा, ठीक है। PQ पे एक मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है पॉइंट मूव ही करता है। तो मान लिया सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हम R कंसीडर करते हैं, और R जो है PQ को 3 इक्वल टुकड़ा में बांटता है। R जो है PQ को 3 इक्वल टुकड़ा में बांट रहा है। तो P से R की डिस्टेंस, और यहाँ R से N की डिस्टेंस, और N से Q का डिस्टेंस सारा बराबर होगा। दैट मीन्स अगर ये एक टुकड़ा है तो इधर वाला टुकड़ा क्या होगा? 2। अगर इसकी लेंथ 2 यूनिट है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। सही होगा। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ट्राइसेक्ट करने का मतलब किस रेशियो में काट रहा हूँ? 1:2। 1:2 बेटा ट्राइसेक्ट। 3 इक्वल टुकड़ा, ऊपर एक टुकड़ा, नीचे 2 टुकड़ा। तो यहाँ पे क्या है ना, PR अब RQ बराबर क्या दिया हुआ है? 1:2। ये गिवन है अपना, ठीक है। और ये देखिए क्या लग रहा है? सेक्शन फार्मूला है, क्योंकि जब रेशियो दिया रहता है ना तो क्या होता है? सेक्शन फार्मूला लगता है। तो R यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन है और R मूविंग पॉइंट। तो जब R मूविंग पॉइंट है तो यहाँ पे इसको हम H, K मान लेते हैं। सुनना, लोकस वाली सवाल में क्या करते हैं, लोकस वाली सवाल में क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होगा उसको स्टार्टिंग में XY नहीं मानते, कभी भी उसको XY नहीं मानते। लोकस एक्चुअली पढ़ाया भी नहीं गया आपको, ठीक है। और मतलब जो बता रहे हैं उसको समझ लो, हो जाएगा काम, ठीक है। लोकस पूरा कोऑर्डिनेट है तो लोकस है। जितना सवाल बनाओगे लोकस से रिलेटेड उतना ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। तो जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो उसको हम स्टार्टिंग में XY नहीं लिखते हैं। वो एक्चुअली XY ही होता है, बट स्टार्टिंग में उसको हम XY नहीं लिखते हैं। सबसे पहले उसको हम कुछ मान लेते हैं, HK, अल्फा, बीटा, जो मर्जी। हमने यहाँ HK मान लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट का लोकस निकालना उस पॉइंट के अबाउट सवाल में जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है उस कंडीशन को हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है
कि आर जो है पी क्यू को 1:2 में काट रहा है, वो कंडीशन मेरे को लगाना है। थर्ड स्टेप क्या होता है, लोकस बनाते समय अगर कोई पैरामीटर्स इन्वॉल्व होता है, पैरामीटर्स होता है क्या है, जो सवाल में आइटम ने गिवन है वो पैरामीटर्स नहीं होता, आप अपने से अगर कुछ इन्वॉल्व करते हैं सवाल, ठीक है, वो क्वांटिटी पैरामीटर्स होता है जिस पे वो रिजल्ट डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को ना? तो अगर वो क्वांटिटी कुछ पैरामीटर्स है तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, जैसे वो एलिमिनेट हो गया आपका सवाल बन जाएगा, मतलब लोकस क्रिएट हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से रिप्लेस करना, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से रिप्लेस करना, मतलब आपको अल्टीमेटली लास्ट में एच क्या लिखाएगा, एक्स, और के क्या लिखाएगा, वाई। अब सुनना ध्यान से, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट उसका सिमेट्रिक पॉइंट होगा, अभी हमने देखा। सपोज हम ये पॉइंट अल्फा बीटा लेते हैं, सुनना, अगर हम ये पॉइंट अल्फा बीटा लेते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। तो अगर कोई इसको अल्फा बीटा मानता है तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब तुम बताओ ये अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, वो गिवन क्वांटिटी है या पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स, ये तो हम अपने से माने। तो जब तक अल्फा बीटा एलिमिनेट नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा, जब तक अल्फा बीटा एलिमिनेट नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा। और लोकस बनाने में एक और खास बात, जितने ज्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व करेंगे आप, सवाल आपका उतना डेंजरस बनेगा, नहीं बनेगा, गलती होने का संभावना ज्यादा है, सॉल्व कम होगा। और जितने कम पैरामीटर्स इन्वॉल्व करेंगे उतना जल्दी सवाल बनेगा। एक ही लोकस का सवाल कोई 2 पन्ने में नहीं बना पाता और कोई 2 लाइन में सेट कर देता, ठीक है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट लोकस ही है। जितने लोकस का सवाल बनाओगे, इसे एस.एल. लोनी की किताब खोलो, तुम सर्कल के बाद से, सर्कल से चैप्टर से जो स्टार्ट हुआ, फाइंड द लोकस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, पैराबोला का हर एक सवाल में लोकस है, एलिप्स का हर एक सवाल में लोकस है। और अभी आप तक को कितना सवाल मिला लोकस, 5 को नहीं मिला होगा अभी तक, समझ लो बात। अभी देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, इस पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन भी होता है, इस पैराबोला का एक पैरामीट्रिक इक्वेशन भी होता है, ठीक है। इस पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है AT² 280। अब छोड़ो, उतना गड्ढे में नहीं जाते हैं तो फिर तुम कंफ्यूज होकर लोगे, ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है, किताब में ऐसे बनाया आप समझ लोगे जल्दी। तो देखो यहाँ सबसे पहले अल्फा बीटा कर्व पे लाई करेगा क्या बताओ, तो एक इक्वेशन आ जाएगा β² बराबर 4a, बोलो बोलो, ये इक्वेशन आएगा ये नहीं आएगा, ये रिलेशन आएगा ये नहीं आएगा, अल्फा बीटा कर्व पे लाई कर रहा है तो β² बराबर क्या आएगा 4a। अब कोई कहेगा सर इसको लाई कराया, सर इसको कहने लगे, इसको भी लाई करा वही आएगा, अल्फा माइनस बीटा डालेंगे तो भी तो क्या आएगा, माइनस बीटा का स्क्वायर β² बराबर 4a। ये एक रिलेशन है। अल्टीमेटली आपको क्या करना, अल्फा बीटा एलिमिनेट करना, ठीक है। अब आप सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए रेडी हो, ये 1 है ये 2 है, ये पार्ट कैसे सेक्शन फार्मूला लगता है, ये 1 इससे दूर है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। r का x कोऑर्डिनेट क्या है h, तो h तुमको क्या लिखाएगा, 1 टाइम्स ऑफ अल्फा लिखाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो, और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा लिखाएगा क्या, बोलो। अब आई 1 + 2 तो 3h बराबर 3 अल्फा आ जाएगा क्या, तो अल्फा तो h आ गया अपने आप, तो मार्केट में जहां जहां अल्फा है उसको तो पटक देंगे h, है ना। अच्छा अब फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, k बराबर क्या आ रहा है बताओ, k बराबर क्या आ रहा है, k बराबर बीटा इंटू कितना आ जाएगा 2, सॉरी 1 इंटू माइनस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा, समझ में आ रहा है क्या। अब आई 3 आएगा क्या, तो 3 के बराबर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, 2 बीटा माइनस बीटा बीटा ही तो आ जाएगा। अब जहां जहां बीटा है उसकी जगह पे क्या पटक देना 3 के, और जहां जहां अल्फा उसकी जगह पे क्या पटक देना h, इसको मान लो 1, चलो फ्रॉम 1 अल्फा बीटा एलिमिनेट हो गया, β² बराबर क्या है 4a अल्फा, बीटा की जगह पे हम क्या पटकेंगे बताओ, बीटा की जगह पे हम रखेंगे 3k, तो 3k का स्क्वायर
बराबर 4a अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे बताओ h। सो 9 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ah। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब पैरामीटर से एलिमिनेट हो जाता है तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, आफ्टर जनरलाइजिंग अल्फा लिखा h लिखा जाएगा x और k लिखा जाएगा y। सो लोकस ऑफ h कॉमा k इज, लोकस ऑफ h कॉमा k इज, h जहां जहां मार्केट में क्या लिखा जाएगा x और k जहां जहां उसको क्या लिख देंगे y। तो ये कितना जाएगा बताओ 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 4a। ये क्या लग रहा है, ये पैराबोला नहीं है क्या, ये भी एक पैराबोला, ये भी एक पैराबोला। अच्छा बताओ इस पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम कितना है, इस पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम कितना है 4a रे नमूना एंटी किस होगा 4a/9 ना रे 4a/9 ना। ये परीक्षा पे क्या है प्रोग्राम, परीक्षा पे चर्चा कुछ नहीं सर लिखा है तो टीचर लोग, हम तो देखो नहीं क्या क्या है नोटिस है। समझ में आया या नहीं आया बोलो आप लोग बेटा, समझे बेटा, ठीक। अगला सवाल लिखिए, इफ द लाइन, ऐसे लेकिन इस सवाल को हमको बनाना होता तो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, अभी हम तुमको नहीं पढ़ाया इसलिए हम ऐसे बता दिए। बेसिकली हम यहाँ पे अल्फा बीटा ऐसे नहीं लेते, हम यहाँ पे अल्फा को 80 स्क्वायर ले लेते और 280 ले लेते और यहाँ पे पॉइंट हो जाता 80 स्क्वायर माइनस 280। तो अब यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिखता, क्या दिखता टी, टी एलिमिनेट कर देते सवाल बनता। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन ही होता है। चलो ठीक आगे देखते हैं। देखो इफ द लाइन lx प्लस m बाई प्लस n बराबर 0, इफ द लाइन lx प्लस m बाई प्लस n बराबर 0, ये जो लाइन है ना lx प्लस m बाई प्लस n बराबर 0। अब देखो ये एक सवाल नहीं है, आप ऐसे नहीं सोचो कि ये एक सवाल हम सीख रहे हैं। अब इस तरह का दुनिया में जो भी सवाल है हम बना सकते हैं, हमको तरीका सीखना है। ये lx प्लस m बाई प्लस n बराबर 0, touching the parabola by square equal to 4x, touching the parabola by square equal to 4x, टच कर रहा है इस पैराबोला को, दैट मींस ये लाइन क्या है, टैंजेंट है बेसिकली, है ना। देन प्रूव दैट ln बराबर m स्क्वायर, देन प्रूव दैट ln बराबर m स्क्वायर। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी पैराबोला के सवाल पे काम करेगा, ये दुनिया का कोई भी कर पे काम करेगा। अभी हम अब सीख रहे हैं कि अगर कोई लाइन को किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर कोनिक मतलब टैंजेंट बनाना, मतलब कोई भी लाइन को किसी भी कोनिक का टैंजेंट बनाना। कोनिक क्या होता है, 2 डिग्री का इक्वेशन, लाइन तो लाइन 1 डिग्री का है। तो अगर एक लाइन को 2 डिग्री के फोटो का टैंजेंट बनाना है तो उसका तरीका क्या होता है आप समझ लो पहले। अब ये सवाल मान लेते सर्कल पे भी आ सकता है, पैराबोला पे भी आ सकता है, एलिप्स पे भी आ सकता है, हाइपरबोला पे भी आ सकता है। तरीका सबके लिए सेम लगेगा, कर्व का नाम चेंज होगा। अब पैराबोला के लिए होगा तो पैराबोला में यूज होगा, एलिप्स के लिए रहेगा तो एलिप्स का इक्वेशन यूज होगा। अच्छा कोई बता सकता है टैंजेंट बेसिकली होता क्या है, टैंजेंट का डिफिनीशन कोई बता सकता है, टैंजेंट होता क्या? रेडियस जैसा तो कुछ नहीं होता है, सर्कल में रेडियस होता है, बाकी कर्व में रेडियस एक पॉइंट पे टच ठीक है, ठीक है। टैंजेंट बेसिकली कहता हूँ, सुन लो थोड़ा ध्यान से। टैंजेंट जो होता है एक होता है लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। टैंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ क्या होता है सेकेंड। लिख लो डेफिनेशन टैंजेंट का।
tangent is the limiting case of secant. Tangent is the limiting case of secant. कहने का मतलब एक सेकेंड ही tangent बनता है, समझ लो, एक सेकेंड ही क्या बनता है, tangent बनता है. Tangent is the limiting 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 case of secant. सेकेंड समझते हो ना? अरे कॉर्ड और सेकेंड में फर्क होता है. कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड, और सेकेंड क्या होता है, पूरी लाइन होता है. समझ लो, सुना ध्यान से. मान लिया ये कोई कर्व है ना, ये कोई कर्व, ये आपका एक सेकेंड है. सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये एक सेकेंड है, ठीक है. इसको अच्छे से समझ लेना, हम थोड़ा देख के जाके बता रहे हैं, अच्छे से समझ. ये कोई कर्व है और ये लाइन, ठीक है. अभी सुनना, एक सेकेंड डिग्री कोनी को एक लाइन काटेगा तो दो जगह ही काटेगा, पक्का है. कितने जगह काटेगा, दो जगह, तो दो जगह काटेगा. सुनना ध्यान से, एक यहां पे काटा और एक यहां पे काटा. अच्छा तुम बताओ, इस कर्व पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, इनफिनिट. इस लाइन पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, इनफिनिट. बट ये दो पॉइंट यूनिक है क्या? अब ये जो दो पॉइंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, दोनों पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दोनों पे दिख रहा है. कहने का मतलब ये पॉइंट जो से ये कर्व भी गुजर रहा है, लाइन भी गुजर रहा है. उसी तरह से ये पॉइंट से ये कर्व भी गुजर रहा है और लाइन भी गुजर रहा है. तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट का जो वैल्यू, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, वो बेसिकली सॉल्यूशन किसका होगा, कर्व का इक्वेशन का भी होगा एंड लाइन का भी इक्वेशन का होगा. कहने का मतलब ये कर्व और लाइन का जो ज्वाइंट इक्वेशन होगा उसका रूट्स होगा. कर्व और लाइन का जो ज्वाइंट इक्वेशन होगा उसका रूट्स होगा. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली होगा क्या, अगर कर्व और लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन का रूट्स, तो यहां पे देखो दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं क्या. तो अगर कर्व और लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन का अगर दो रूट्स मिलता है, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलता है, तो फिर वो कॉर्ड का काम करेगा. वो किसका काम करेगा, कॉर्ड. समझ लो, सुना ध्यान से. अभी देखो, अब ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये कॉर्ड है, ठीक है. हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पे मान लिया सपोज ये पॉइंट को मूव कराते हैं और इस पॉइंट को हम टेंड कराना चाहते हैं इस पॉइंट, ठीक है. तो मान लेते हैं ये पॉइंट कर पे, तो कर पे लाई करेगा, तो मान लेते हैं ये पॉइंट सरक के अगर यहां पे आ गया, तो ये सेकंड का सिचुएशन ऐसा होगा क्या, बताओ. कॉर्ड का लेंथ छोटा होगा. अच्छा अगर पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो सेकंड ऐसा हो जाएगा क्या, सोचो. जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ छोटा होगा, ठीक है, सेकंड का पोजीशन चेंज होते जाए. मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पे आ जाए, तो सेकंड का सिचुएशन ये होगा क्या, एक ऐसा समय आएगा जब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो ये लाइन ऐसे बन जाएगा. अब ये टेंजेंट दिखा क्या, यही सेकंड ना टेंजेंट बना. तो आप दो तरह से कर सकते हो, दो तरह से क्या कर सकते हो. अगर कॉर्ड का लेंथ 0 हो गया तो भी सेकंड टेंजेंट बन जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट ना होके क्या हो जाए, इक्वल रूट्स हो जाए, तभी टेंजेंट बनेगा. समझ में आ रहा बात. तो होता क्या है, सुनना, टेंजेंट बनने का कंडीशन क्या होगा, कर्व और लाइन का जो ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा, कर्व और लाइन का जो ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा, मतलब जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा कर्व और लाइन का, सेकंड बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए या इक्वल रूट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स. और टेंजेंट बनने के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स. समझ में आ रहा बात. अच्छा अब ये जो ज्वाइंट इक्वेशन जो बनेगा ना, वो क्वाड्रेटिक में बनेगा, या तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा या तो वाई में बनेगा, ये पक्का है, ठीक है. यहां पे जो ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा, अगर आप दोनों इक्वेशन से, लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन की हेल्प से वाई एलिमिनेट करेंगे तो आपको एक्स में क्वाड्रेटिक का ढांचा दिखेगा. अगर एक्स एलिमिनेट करेंगे तो वाई में क्वाड्रेटिक का ढांचा दिखेगा. अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक का डिस्टिंक्ट रूट्स होने का कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0. नहीं पढ़ा क्या, डिस्क्रिमिनेंट 3 स्क्वायर माइनस इक्वल रूट्स होने का कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक लाइन किसी कोनिक का कॉर्ड है तो इसका मतलब क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कोनिक का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन 0, तो कॉर्ड बन जाए. ठीक है, अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन और कॉर्ड का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो लाइन वो टेंजेंट बन जाएगा.
और अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कोनिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो लाइन ना तो कॉर्ड बनेगा ना तो टैंजेंट बनेगा, मतलब वो टच ही नहीं करेगा, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रूट्स रियल मिलेगा ही नहीं हमको। तो कोई एक लाइन किसी सेकेंड डिग्री कोनिक को इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा? जब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड लाइन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। टैंजेंट कब हो जाएगा? जब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कोनिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। समझ लो। कॉर्ड कब बन जाएगा? जब लाइन और कंबाइंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर हो। तो ये तो कोई भी कोनिक हो सकता है। अब सवाल तो बन जाएगा तुम्हारा, क्या बोलो क्या करना है सवाल में? सवाल में दिखाना है कि एक लाइन जो है एक पैराबोला का टैंजेंट तो इसका मतलब क्या, आप लाइन और पैराबोला के हेल्प से क्या करेंगे? कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। या तो वो कंबाइंड इक्वेशन x में निकालेंगे या फिर आप y में निकालेंगे, और उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे? 0 दिखाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो टैंजेंट होगा, और बोल रहा है कि टैंजेंट है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों होगा? क्योंकि रूट्स इक्वल होगा। रूट्स इक्वल होगा तभी तो टैंजेंट बनेगा। देखो टैंजेंट बनने के लिए क्या है, ये जो पॉइंट Q है ये P, Q टेंड कर जाएगा P पे, तभी तो टैंजेंट बन जाएगा, और P बन जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जिस पॉइंट पे हम टैंजेंट बनाते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूं? तो बना लोगे? अब हम बता दिए, तुम बना के देखो बन रहा है। अब इतना बताने के बाद भी नहीं बनाओगे तो बहुत गलत बात है। क्या करना है? तुम अपने निकालो ना, सॉल्व करो ना, इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो, लाइन और कोनिक इक्वेशन को सॉल्व करो, एलिमिनेट करो, बाई एलिमिनेट करो या x। अगर बाई एलिमिनेट करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। और टैंजेंट के लिए d क्या करना है? 0 करना। अरे बता दिया, उसके बाद बोलो बनाने के लिए भी नहीं कर सकते हो। नमूना हो क्या? एंटी की सकते हो क्या? एकदम खाली चोट में चोट लड़ाता है। चलो देखो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? सुनना, ये है ना, ये फोटो बना लेते हैं। ये टैंजेंट हो गया है ना, पूरा टैंजेंट है। लाइन का नाम क्या दिया? फोटो बनाने की जरूरत नहीं। ये लाइन का नाम दिया lx प्लस ay बराबर क्या? प्लस n। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? तुम क्या चाहते हो? ये दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट करना चाहते हो, x या y? y एलिमिनेट करने से अच्छा है x एलिमिनेट करो, है ना? अरे y भी एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पटकेंगे। x एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ रखेंगे। चलो यहाँ पे हमको y एलिमिनेट करने से अच्छा लग रहा है x एलिमिनेट करो, ठीक है?
क्योंकि y में क्वाड्रेटिक तो दिख ही रहा है, इसी नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पे lx का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ m बाई प्लस n आएगा क्या, x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ m बाई प्लस n बाई l आ जाएगा क्या, बोलो बोलो भाई। अब लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, ऐसे लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। अच्छा ये बताओ, पैराबोला बोलता है, हाइपरबोला भी बोलता है, और इलिप्स नहीं बोलता है, क्या मन नहीं वो लोग आधा आ जाता है इसलिए बोलता है, और इलेक्स पूरा है। ये देखो, ये एक साइड से मुंह फाड़े रहता है, इसलिए मुंह खोले हुए है, बार बार बोलता है। इलिप्स जो है बंद है मुंह का, कैसे बोले। हाइपरबोला में दोनों साइड से मुंह फाड़ता है, इधर से भी इधर से भी, ज्यादा बोलता है, समझा, एकदम पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान क्या करें बताओ, बाई स्क्वायर इक्वल 4a, x की जगह पे क्या डाल दोगे, माइनस ऑफ एल बाई प्लस एन और डिवाइडेड बाई कितना, m बाई ना। चलो यहां से क्या आएगा, एल बाई स्क्वायर बराबर माइनस 4am बाई और माइनस 4an, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ आ जाएगा एल बाई स्क्वायर प्लस 4am बाई और प्लस 4an बराबर 0, समझ में आ रहा है क्या। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हो क्या, डिस्क्रिमिनांट, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, अगर x में क्वाड्रेटिक है तो क्या होता है बी स्क्वायर, बी क्या होता है x का कोफिशिएंट, और y में क्वाड्रेटिक है तो b क्या होगा, y का कोफिशिएंट, तो b क्या लग रहा है तुमको, 4a है ना, तो 4am का होल स्क्वायर माइनस 4a, अगर y में क्वाड्रेटिक है तो a क्या होगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या चमक रहा है l इनटू c, c क्या होता है कांस्टेंट का, क्या है इसमें 4an है क्या, बोलो बोलो बोलो। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16aln आएगा क्या, बोलो बोलो बोलो। अच्छा इसमें 16a कॉमन आएगा, ये बन जाएगा am स्क्वायर और माइनस ln, चमकेगा, होगा क्या। अच्छा अब क्या कर रहा है, लाइन को क्या बनना चाहिए, लाइन टू बी टैंजेंट, लाइन बी टैंजेंट टू द पैराबोला, लाइन बी टैंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला, लाइन जो है पैराबोला का टैंजेंट है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना के बराबर आएगा, बोलो, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, अपने फड़फड़ाते हुए रिजल्ट आ जाएगा, 16am स्क्वायर माइनस ln बराबर 0। यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट है क्या, एक नंबर तुमको ये चमक रहा है क्या, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, बताओ क्या तुमको लगता है कि 16a का वैल्यू कभी 0 हो सकता है, क्या लगता है तुमको 16a का वैल्यू कभी 0 हो सकता है, 16a को 0 होने के लिए 16 तो कभी 0 नहीं होगा, a 0 होगा, अब a 0 होगा तो फोकल लेंथ 0 हो गया, फोकल लेंथ 0 होगा तो पैराबोला कैसे बनेगा, अरे समझ में आ रहा है, a फोकल लेंथ होगा, तो जब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 बनाना है और इसमें से पहला नंबर 0 नहीं है तो मस्ट है दूसरा नंबर क्या होगा 0 होगा, तो दूसरा नंबर क्या बच गया, am स्क्वायर माइनस ln बराबर 0, सो am स्क्वायर बराबर ln हो गया कि नहीं हो गया, बताओ नहीं हो गया, बोलो अब ऐसा कोई भी सवाल अगर नहीं बना लोगे क्या, अभी खाली थोड़ी कि लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट बनेगा, लाइन इलिप्स भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है, तो सब भी ये कॉन्सेप्ट लगता है।
अच्छा जी, अब एक्सरसाइज का 15 नंबर पूरा। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining the vertex of the parabola by square equal to 4ax लिखो ना क्वेश्चन। Find the length of the line segment joining the vertex of the parabola by square equal to 4ax. By square equal to 4ax. ठीक है। And a point on the parabola. And a point on the parabola. And a point on the parabola. लिखा? Where the line segment makes an angle theta to the x-axis. Where the line segment makes an angle theta. Where the line segment makes an angle theta to the x-axis. ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लो, मिटा दे इसको, समझ गया था। सुनो, ये कह रहा है पैराबोला दिया है, और कोई डाउट है पूछ लो। अमन, कोई डाउट और है क्या? एपी पॉइंट है कोई डाउट? ये एपी पॉइंट, एपी बन गया है ना। अब ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ हमको। ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। अच्छा, क्या चमकता है बताओ? कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा उस लाइन का स्लोप दिखता है क्या? अच्छा, ये पॉइंट कुछ नहीं बुझाता तो अल्फा बीटा मान लो ना, क्या दिक्कत? ये पॉइंट नहीं बुझाता है कुछ तो अल्फा बीटा मान लो, बट इससे अच्छा अल्फा बीटा मानने से अच्छा होता है AT स्क्वायर 2AT माना जाए। AT स्क्वायर 2AT, ठीक है। बट वो पढ़ा नहीं है अपने पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसलिए हम छोड़ गए हैं, अल्फा बीटा इसे बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका पैराबोला जो है ना, आप तो जब हमारा कॉम्पिटिटिव सेक्शन स्टार्ट होता है तो पैराबोला पैरामीट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट होता है कॉम्पिटिटिव सेक्शन, और आपका वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। पहला जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पैराबोला का फर्स्ट पेज हमने देख लिया, फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, पहला पेज यही होता है। सेकंड पेज पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, उसके बाद थर्ड पेज में टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टिक, पोल, पोलर, ये सब सारा होता है। पोल पोलर तो हटा दिया, ठीक है। फिर कुछ एक सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये सब चीज़ है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फोकल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी है, भरा हुआ प्रॉपर्टी है, बहुत सारा फोकल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए, इसलिए हम पैरामीट्रिक फॉर्म से नहीं बना रहे, हम जनरल लेके बना रहे हैं। अब आपको एपी का लेंथ ही चाहिए ना। अब आपको लगता नहीं कि ये 0 0 है, और सवाल में थीटा एंगल दिया हुआ तो आपका एपी का लेंथ इन टर्म्स ऑफ थीटा है, क्योंकि सवाल में जो क्वांटिटी गिवन है उसी के टर्म में तो आपका आंसर आएगा। तो सवाल में गिवन आइटम थीटा है तो थीटा के टर्म में आंसर आएगा। अल्फा बीटा आप अपने से मान रहे हैं तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो एपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो लगता नहीं कि एपी का वैल्यू आ जाएगा अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलिए बोलिए, है ना? अच्छा, ये आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये स्लोप ऑफ एपी कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा क्या? क्योंकि एपी जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ एपी।
और 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप ऑफ ए पी आ जाएगा क्या, बीटा माइनस 0 बाई अल्फा माइनस 0 tan थीटा। तो बीटा माइनस बटा अल्फा बराबर क्या लग रहा है आपको, tan थीटा आ रहा है क्या? एक रिलेशन तो यहाँ से ये आ रहा है ना। अच्छा एक और रिलेशन आ जाएगा हमको, अल्फा बीटा पैराबोला पे लाई कर रहा है क्या, तो अल्फा बीटा लाइज ऑन पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4a अल्फा आ जाएगा क्या। यस सर। तो अल्फा का वैल्यू मैं यहाँ पे पटक सकता हूँ, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाई 4a, है ना। अब यहाँ पे अगर डाला जाए तो बीटा बाई बीटा स्क्वायर बाई 4a बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा, तो ये चला जाएगा बीटा बीटा कट जाएगा, तो 4a बाई बीटा बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा, तो बीटा का वैल्यू क्या लग रहा है 4a cot थीटा हो जाएगा क्या, सोचिए बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4a cot थीटा। अच्छा बीटा का वैल्यू जब 4a cot थीटा हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4a, तो अल्फा का वैल्यू 4a cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या, चेक कर लीजिए। बीटा का वैल्यू आ गया 4a cot थीटा और अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4a cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे AP का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 16a स्क्वायर cot पे पावर 4 थीटा और बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, चमक रहा है क्या। अच्छा 16a स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, तो 4a बाहर आ गया। अच्छा बच जाएगा कितना cot पे पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बच रहा है क्या, अगेन cot स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो 4a cot थीटा बाहर आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो रूट से बाहर आएगा तो cot थीटा, अब रूट के अंदर क्या बच रहा है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच रहा है क्या, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो AP हमको लगता है ये आ जाएगा 4a cot थीटा इंटू अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो जाएगा कॉसिक थीटा, तो आपका EP का लेंथ नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4a cot थीटा इंटू कॉसिक थीटा, है ना। इसको आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप इतना ही छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये sin थीटा ऊपर उचक के जाएगा क्या हो जाएगा cosec थीटा, क्या लग रहा है ये 4a cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या, अंदाज यही आंसर होगा। देखिए cosec है ना cosec स्क्वायर, sin थीटा ऊपर जाएगा 1 बाई sin थीटा cosec थीटा, cosec थीटा cosec थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। और कोई सवाल है बोलिए। हो गया, आप लोग घर में नहीं बनाते हैं, देखो इतना मेहनत करना पड़ा ना हमको, इसी को अगर हम सुनना इसी को हम अगर 80 स्क्वायर 280 से बनाते ना तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनता। रे ध्यान दो, ये अल्फा बीटा लेके बनाया ना, अगर इसी को हम पैरामीट्रिक से बनाते तो इतना हमको मेहनत नहीं करना पड़ता, दो लाइन में कैलकुलेशन हो जाता, और करके देख ही लो, है ना। मिटा दो इसको, देखो इसको इसमें जल्दी आ जाता, इतना लंबा चौड़ा अल्फा बीटा एलिमिनेट करने का लफड़ा नहीं होता। लेकिन तुमको बड़ा ही सवाल अच्छा लगता है कि बड़ा जो बनता है बढ़िया लगता है।
मिटा दें? देखो इसको बनाना होता तो ऐसे ही बनाते, ठीक है, और करके देखो, चीज वही है बट थोड़ा कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा इतना, है ना, इतना झोल फास नहीं करना हो। देखो ये P जो है ना हम अल्फा बीटा नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, AT स्क्वायर और 2AT ले लेते हैं, है ना। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ AP का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या आएगा, अंडर रूट AT माइनस 0, AT स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2AT माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा क्या बताओ। AP बराबर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर T पे पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा क्या। अभी देखो तुमको लग रहा है ये AP बराबर आ जाएगा, ये A स्क्वायर का रूट A आ जाएगा और T स्क्वायर का रूट T आ जाएगा, अंडर रूट T स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा क्या, बोलो तो लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो ये स्लोप ऑफ AP कितना आ जाएगा, tan थीटा और 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप क्या आ जाएगा, 2AT माइनस 0 बाई AT स्क्वायर माइनस 0 बराबर tan थीटा। तो यहाँ से 2/T आ जाएगा बराबर tan थीटा। तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 cot थीटा, ये वैल्यू डाल तो खत्म हो गया, यह आ जाएगा A इंटू 2 cot थीटा और यह आ जाएगा 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो ये आ जाएगा 2A cot थीटा और 4 का रूट 2 और अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 4A cot थीटा और cosec स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो जाएगा, cosec, ये ना बट उसमें हमने 2 वेरिएबल लिया था इसलिए वहां पे क्या हुआ, अल्फा बीटा के लिए 1-2 स्टेप बढ़ गया था थोड़ा। और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना। अब चलो इलिप्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इलिप्स हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, बट हम थ्योरी समझाएंगे नहीं अभी हम सब लिख देते हैं और तुम छाप लो, आइकरा रट लेना और कल जो है सारा हम समझा देंगे कैसे आता है, इक्वेशन कैसे आता है, फलान ढकान जितना आता है सब हम समझा देंगे। आज अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी खाली लिखेंगे और तुम भी छाप लेंगे, देखो कितना मजा आएगा। एक सेकंड, ये बाई में क्वाड्रेटिक है और एक्स में लीनियर एक्सिस क्वाड्रेटिक है, और इसका वर्टिक्स फोकस में निकालना है, वर्टिक्स निकालना है, कैसे निकालना है किसी पर नहीं बताया, शिफ्ट करके क्वाड्रेटिक इन बाई बनाते हैं, बाई में क्वाड्रेटिक बना के हम बाई में बनते हैं, बाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 4x माइनस अभी जो फोटो बना रहे खाली अभी समझाएंगे कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन अगले क्लास हम सब बता देंगे इक्वेशन कैसे आता है सब सिखा देंगे, ठीक है। अभी फोटो बना रहे हैं, फोटो में जितना चीज लिखेंगे सारा रट जाए। और इलिप्स एक बार हो गया तो आपका हाइपरबोला ये क्या है, मतलब इलिप्स हो गया तो हाइपरबोला भी हो गया। स्कूल सिलेबस में कुछ नहीं, फर्जी है एकदम, महाफर्जी, ठीक है, बकवास से कायल दिया जो बेटा बहुत आसान नहीं है ये पैराबोला ये हाइपरबोला, ये जो ना हम लोग जो पढ़ते थे बहुत दिन तक हम लोग पढ़ाए भी, ठीक है, तो अब तो बड़ा चेंज हो गया पैटर्न, अब एकदम पेज फोकस हो गया, स्कूल फोकस हो गया। तो जब डेप्थ में आगे पढ़ता था ना तो बच्चा तो सर्कल तक जाते जाते रो देता था और
इलिप्स हाइपरबोला तो टीचर भी लोग होता इतना जबरदस्त। इलिप्स हाइपरबोला में ऐसा ऐसा कैलकुलेशन है बेटा, बड़ा बड़ा हैवी हैवी कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा एलिमिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। और आपको तो कुछ है ही नहीं, बकवास। चलिए ठीक है, देखिए इस तरह से पूछिएगा नहीं सर काहे क्यों, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं, छाप दे रहे हैं, अब बोर्ड पे मतलब लिख लेना और उसको रट जाना जाके, क्यों कैसे कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास बताएंगे क्यों कैसे। देखो ऐसे हम कुछ कुछ बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं है, बोलेंगे। सुनना, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस का नाम क्या होता है? अच्छा ये बराबर आएगा ना, यहाँ बीच से यहाँ से काटना, ठीक है, ये गड़बड़ा गया, इधर छोटा बन रहा है इधर बड़ा बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसका नाम होता है मेजर एक्सिस और इसका नाम होता है माइनर एक्सिस। ये सेंटर ऑफ इलिप्स होता है, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, है ना। इसमें दो फोकस होता है, अब ये हम बताएंगे कल क्यों दो फोकस होता है, काहे दो फोकस होता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, दो फोकस होता है इसमें, दो वर्टिसेस होता है ए और ए डैश, और दो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, ये दो टैंजेंट एट वर्टेक्स बनेगा, सब कुछ दो, दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, दो एक्सिस, समझ में आ रहा, सब कुछ दो, एक से इसको मिल काम नहीं चलता। दो डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, दो लैटर सेक्टर भी होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ये के है, इसका नाम एम है, ये के डैश है, इसका नाम एम डैश। अच्छा चलो ठीक है ना, पहले इक्वेशन हम डिराइव ही कर देते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम कल ही बताएंगे, इक्वेशन डिराइव ही कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये नाम सुन लो पहले, है ना। ये लाइन माइनर एक्सिस है, ये लाइन मेजर एक्सिस, ठीक है। ये दो जो है टैंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, और ये दो लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एस और एस डैश फोकस है, ये पॉइंट जेड और जेड डैश दो पॉइंट है जहां पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को मीट करता है, और यहाँ पे मिला दिया, सी को हम 0 0 मान रहे हैं, है ना। हम अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, सी को हम 0 0 मान रहे हैं। मैं इक्वेशन कहाँ से आता हूँ पहले बता देता हूँ, डेराइव कैसे होगा और यही बता पाएंगे, ठीक है। सी को 0 0 मान लिया, लेट सी से ए का डिस्टेंस और सी से ए डैश का डिस्टेंस हमने मान लिया है, सी से ए का डिस्टेंस और सी से ए डैश, सी से ए का डिस्टेंस और सी से ए डैश का डिस्टेंस, ये मान लिया, समझ में आ रहा, क्योंकि ये सेंटर है, सिमेट्रिक फिगर है, इस लाइन के अबाउट चारों बगल से सिमेट्रिक, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, मतलब जितना ऊपर फिगर उतना ही नीचे, और ये लाइन के राइट जितना फिगर है उतना ही लेफ्ट, ठीक है।
तो अगर सी से ए का डिस्टेंस हम ए माने तो आपको लगता नहीं कि ए का कोऑर्डिनेट a0 हो जाएगा और a डैश का आ जाएगा -a0। बोलो। अच्छा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होता था? फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होता था SP बराबर EP। मतलब कोनिक पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस फोकस से और उसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का जो रेशियो होता था वो E होता था। पैराबोला में 1 होता था, बट एलिप्स में तो E आएगा ना, इसेंट्रिसिटी। समझ में आ रहा बात? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है ये कोनिक पे है। ध्यान से देखिए जरा, ये जो पॉइंट है वो कोनिक पे है। तो A का डिस्टेंस S से, तो AS डिवाइडेड बाई AS डिवाइडेड बाई AZ आएगा क्या? A का डिस्टेंस S से और A का डिस्टेंस डायरेक्ट से, ये E के बराबर आ जाएगा क्या? बताओ। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे A कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स A डिवाइड्स SZ, और A S और Z के बीच में है कि बाहर है? बीच में। दैट इज A डिवाइड्स SZ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ H2। here लिखेंगे A डिवाइड्स SZ internally in the ratio of H2:1। समझ में आ रहा है? सेम गोइज टू A का डिस्टेंस S डैश से, समझ लो। बोलो या देखना, ध्यान देना। अगला हम यहां से लेते हैं, A डैश एस लेते हैं। A डैश एस बराबर E A डैश Z बराबर E ले ले, क्या बताओ? अभी देखो फिर अगेन A डैश जो है डिवाइड करेगा, A डैश डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स SZ एक्सटर्नली या इंटरनली? एक्सटर्नल, क्योंकि SZ के बाहर A डैश दिख रहा है। वाई वाई खत्म नहीं, देखो तो थोड़ा सा कट गया। A डैश डिवाइड्स SZ एक्सटर्नली। अच्छा, ये चल रहा है ना? नहीं। ओह, व्हाट इज दिस? खत्म, खराब हो गया। वो खराब हो गया। जाओ जाओ, उसको धोने की जरूरत है। हेलो हेलो दोस्त, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा ना आवाज? दिख रहा है बोर्ड? ठीक। हाँ देखिए बेटा, अभी देखिए यहाँ पे A डैश डिवाइड्स SZ एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ क्या? A:1। क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A डैश का जो पोजीशन है S और Z के बाहर है बेटा, S और Z के बाहर है। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो ये से तुमको समझ में आ जाए। अच्छा आप बताओ, कुछ याद आ रहा है? A और A डैश पॉइंट ऑफ डिवीजन है, डिवाइड कर रहा है SZ को, और एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंट को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कंजुगेट।
तो इसका मतलब ए डैश और ए क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट। हार्मोनिक कंजुगेट का एक और एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल पहले भी हमने बताया था, एक इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला बताया था। तो ट्रायंगल में इंटरनल डिवीजन जो है साइड्स को डिवाइड करता है इंटरनली, और एक्सटर्नल डिवीजन साइड्स को डिवाइड करता है एक्सटर्नली, वो दोनों हार्मोनिक कंजुगेट होता है। और एक ये वाला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला बताया था, टी और डी वाली। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिख गया। अब देखो यहीं से देखो, आपके पास देखिए आपने क्या किया, देखो इस वर्टेक्स के लिए और इस वर्टेक्स के लिए आपने देखा क्या है ना, देखिए आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस वर्टेक्स को, आपने अभी ये वर्टेक्स और ये फोकस यूज किया, फिर आपने ये वर्टेक्स और ये फोकस यूज किया। देखिए आपने क्या किया है, ये दो वर्टेक्स यूज किया है, फोकस दोनों में एक लिया और डायरेक्ट्रिक्स भी दोनों में एक लिया। तो क्या यही चीज उलट के नहीं लिख सकते थे क्या? यही चीज हम इस फोकस से नहीं, इसको सेकेंडरी फोकस से भी काम कर सकते थे। तो दो वर्टेक्स होने के चलते यहाँ पे कितना फोकस क्रिएट हो रहा, दो, और दो डायरेक्ट्रिक्स क्रिएट, क्योंकि यही कंडीशन के चलते ए के लिए हम स्टेट ए के लिए देखो क्या है ना, यहाँ से देखो ए डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली, बट इधर से देखा जाए तो इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये डिवाइड करेगा कैसे, एक्सटर्नल, और ये डिवाइड करेगा इंटरनल। इसलिए आपका दो फोकस क्रिएट होता है और क्या होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स क्रिएट होता है। समझ रहे बात? इक्वेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको लगता है ये पहला इक्वेशन देखिए क्या दे देगा, ए एस बराबर ई ए जेड आ जाएगा क्या, और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए डैश एस बराबर ई ए डैश जेड। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन उसमें ये डेरिवेशन भी नहीं कोई करता है, बस फार्मूला लिख देता है, फोटो बना देता है, किताब में जो दिया हुआ है बस रट जाओ। हम तुमको तो डेराइव करके ही बता दें कैसे आता है, कैसे प्रकट होता है। ध्यान नहीं दोगे तो फड़फड़ा जाओगे, जान लो, सीख नहीं पाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहा? हमारा काम क्या है, हमारा बेसिक काम है किसी भी कोनी को बनाने के लिए फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ना तो अभी हमारे पास फोकस पता है, ना तो डायरेक्ट्रिक्स पता है। देखिए अगर मैं सी एस का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे को फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और मैं सी जेड का वैल्यू निकाल लूँ तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा। तो हम अभी इंटरेस्टेड है किसमें, सी एस और सी जेड। हम लोग इंटरेस्टेड हैं सी एस और सी जेड। अगर मेरे को सी एस मिल जाएगा तो फोकस मिल जाएगा, और सी जेड मिल जाएगा तो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। और फोकस डायरेक्ट्रिक्स मिल गया तो इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है, एस पी बराबर ई पी एम। वहाँ से हम इलिप्स का इक्वेशन डिराइव कर सकते। समझ लो बात? अभी एक निकाल रहे, लिख लेना, इसको लिख लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस दो इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 ऐड कर रहे हैं, देखना। तो ए एस प्लस ए डैश एस बराबर ई टाइम्स ऑफ ए जेड प्लस ए डैश जेड आएगा क्या? अच्छा, ए एस ये है प्लस ए डैश एस, देखो जरा, ए डैश एस प्लस ए एस क्या हो रहा है, ए डैश आ रहा है क्या, बोलो बोलो। और ए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं सी जेड माइनस सी, ये बताओ बोलो। और ए डैश जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश जेड को ए डैश सी प्लस सी जेड लिख सकते हैं क्या, बोलो। और तुमको लगता नहीं कि ए डैश सी और ए सी का लेंथ सेम है, हमने बताया था अभी, देखो तो ये कट जाएगा। अच्छा, ए डैश कितना हो जाएगा बताओ, ए डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो टोटल 2a हो जाएगा क्या, ये बन गया 2a बराबर ई इंटू 2 टाइम्स ऑफ सी जेड। तो सी जेड बराबर क्या आ गया, ए बाई ई आ गया क्या, है ना। तो सी जेड का वैल्यू ए बाई ई आ गया, तो आप जेड का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होगा, ए बाई ई कॉमा 0 है। तो क्या समझ में आया, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना आ गया, ए बाई ई। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए बाई ई है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का भी डिस्टेंस तो ए बाई ई होगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई ई कॉमा 0 नहीं आ जाएगा क्या, ऑरिजिन की लेफ्ट है। अब तुमको लगता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ, बाई एक्सिस की पास कर रहा है ए बाई ई कॉमा 0 से, तो इस लाइन का इक्वेशन x बराबर ए बाई ई आ जाएगा क्या,
सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस ए बाई। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। अब फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो हम इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देते हैं। 2 माइनस 1 कर दो जरा, देखो क्या आता है। a डैश एस माइनस एस, a डैश एस माइनस एस बराबर आएगा e टाइम्स ऑफ a डैश जेड माइनस ए जेड। अच्छा a डैश एस को हम क्या लिख सकते हैं, लिखना a डैश एस को लिख सकते हैं a डैश सी प्लस सी एस, a डैश सी प्लस सी एस माइनस a एस को हम क्या लिख सकते हैं, a एस को हम लिख सकते हैं, a एस को लिख सकते हैं a सी माइनस सी एस, ए सी माइनस सी एस ई ए डैश जेड माइनस ए जेड को हम लिख सकते हैं ए डैश। अच्छा देखो यहाँ से ए डैश सी और ए सी फिर कट जाएगा, ए डैश सी और ए सी फिर कट जाएगा क्योंकि बराबर लेंथ का है, और सी एस और सी एस मिलकर के 2 सी एस आ जाएगा, और 2 सी एस बराबर आ जाएगा, ये ए डैश है 2 ए, तो 2 ए ई, तो सी एस बराबर क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा क्या, और सी एस ए ई आ गया तो एस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए ई 0। तो जब ये फोकस की दूरी सेंटर से ए ई है तो दूसरी फोकस का भी दूरी उतना ही होगा, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। अभी हमारे पास फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, समझ में आ रहा है। और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर मिल गया और इसेंट्रिसिटी पता है तो हम दुनिया का कोई भी कोनिक का इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन से फार्मूला से, एस पी बराबर ई पी। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी इक्वेशन डिराइव कर देते हैं। लिखा हाँ सर। देखो दांत ना किसी नहीं लिखोगे तब तुम फिर लिखोगे, हमको क्या मतलब है। आप सोचते कि हम नहीं कॉपी करेंगे, हम मोबाइल पे छाप लेंगे, कर लेंगे, ये गलत बात, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बच्चा उसको थोड़ी करता है, अच्छा बच्चा जो बोर्ड पे टीचर लिखते होंगे बेटा, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप अपनी जगह पे रहिएगा, देखिएगा आपको क्या हो जाता है। लिखिए मिटा दे इसको। अभी देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखते हैं, क्या जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और आपको लगता है कि आप बड़ा स्मार्ट है तो मिटा देते हैं, 5 मिनट के बाद कुछ देंगे नहीं बनेगा, पढ़ा जाएंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एस पी बराबर ई पी एम होगा, क्या बताओ। आजकल मोबाइल तो बहुत खराब चीज़ है, तुरंत फोटो खींच लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा। एस पी बराबर ई पी एम। अच्छा एस पी लगाते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, ये एन आ जाए, सुनना ध्यान से, ई पी एम को देखो क्या आ जाएगा, पी एम, ये पी एम बराबर हम लिख सकते हैं एनजेड, बताओ, ये पी एम बराबर एनजेड लिख सकते हैं क्या बताओ, एनजेड। तो एस पी बराबर आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ एनजेड को हम क्या लिख सकते हैं, एनजेड, सुनना ध्यान से, ये डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, सी जेड माइनस सी एम, बताओ सी जेड माइनस सी एम। अच्छा P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो N का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, बताओ आ जाएगा। अच्छा एस पी बराबर आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ सी जेड का वैल्यू कितना, सी से जेड का दूरी क्या है, ए बाई, और माइनस सी से एन का दूरी क्या है, सी ऑरिजिन है और एन x, 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगा क्या, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस पी बराबर ये आ जाएगा ई ए माइनस ई एक्स बटा ई और ई कट जाएगा क्या, तो एस पी बराबर आ गया ए माइनस ई एक्स। अब याद करो एस पी को क्या नाम हम देते थे, एस पी को क्या नाम देते थे, याद करो कुछ, फोकल डिस्टेंस। पी मूविंग पॉइंट है और कोनिक पे कोई भी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से क्या कहलाता है, फोकल डिस्टेंस। तो ये पहला फोकल डिस्टेंस, वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस आया ए माइनस ई एक्स। एक और फोकस होगा ना, एस डैश पी भी तो बनेगा, तो सिमिलरली दूसरा फोकस जो आएगा इसी तरह से, अगर हम इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से अगर कम करते तो एस डैश पी आ जाता ए प्लस ई एक्स। जैसे हमने एस पी लिखा है ए माइनस ई एक्स, एस डैश पी हो जाता है ए प्लस ई एक्स।
आपको याद है पैराबोला का फोकल डिस्टेंस क्या होता था? याद है पैराबोला का फोकल डिस्टेंस होता था a प्लस एक्स, सब याद होना चाहिए। इलिप्स का फोकल डिस्टेंस होता है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। यहीं से इलिप्स का एक्चुअल डिफिनेशन क्रिएट हो रहा है। सुना ध्यान से, तुम दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? ex और ex कट जाएगा, 2a आ जाएगा क्या? अच्छा s डैश और s क्या दो फिक्स पॉइंट है क्या, जो फोकस का काम कर रहा है, और p मूव कर रहा है क्या? तो हमको क्या मिल रहा है? इस दोनों को ऐड करने से, सुनना, इस दोनों को ऐड करने से हम नेक्स्ट क्लास दिखा देंगे, sp प्लस s डैश p बराबर 2a आ रहा है। देखो b यहाँ पे मूविंग पॉइंट है, s और s डैश दो फिक्स पॉइंट है, और 2a ये कांस्टेंट आइटम है। दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, a डैश है, ये लेंथ ऑफ क्या है? मेजर एक्सिस। तो यहीं से हम इलिप्स को डिफाइन करते हैं। इलिप्स को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? इलिप्स इज जैसे पैराबोला को कैसे डिफाइन करते थे? पैराबोला इज ए पाथ व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला ऐसे डिफाइन करते हैं। इलिप्स को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इलिप्स जो है एक पॉइंट का लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या है? कांस्टेंट। अगर एक मूविंग पॉइंट दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस रखेगा और वो डिस्टेंस का सम अगर क्या है? कांस्टेंट आ जाए, तो मूविंग पॉइंट के द्वारा जो पाथ बनता है वो क्या होता है? इलिप्स। इलिप्स इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट व्हिच सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकी ऑफ द इलिप्स एंड कांस्टेंट वैल्यू इज टेकन एज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ये हम दिखा देंगे अगली क्लास, अभी हम डेरिवेशन कर देंगे। तो sp आ गया a माइनस एक्स, sp आ गया a प्लस एक्स। अब यहाँ से देखो sp निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, p है x y और s है a, 0, तो sp कितना आ जाएगा बताओ? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर a माइनस एक्स आएगा क्या? बोलो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो देखो क्या आ जाएगा? x माइनस ए का स्क्वायर, बहुत बड़ा डेरिवेशन आ रहा है ना, बड़ा डेरिवेशन, y स्क्वायर बराबर a माइनस x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर आएगा कितना? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या इधर? Yes, sir. ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है, कट रहा है, बताओ। अब तुम क्या करोगे? एक्स स्क्वायर वाला सारा टर्म एक साइड ले आओ, यहाँ देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर आएगा क्या? बोलो। अरे भैया ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की लेफ्ट साइड से क्या है? ए स्क्वायर को कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड और एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू एक साइड। अभी तुमको लग रहा है कि ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कॉमन निकालने के बाद वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब ये देखो ये थोड़ा राइट साइड बहुत बड़ा वैल्यू है, इसी वैल्यू से दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है। ये 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कट रहा है, बोलो। तो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म बहुत बड़ा टर्म है, ये जो बहुत बड़ा टर्म है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर को हम बी स्क्वायर मान लेते हैं, लेफ्ट ऐसा हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेशन से आपका इसेंट्रिसिटी निकलता है इलिप्स का। इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे? इसेंट्रिसिटी निकालेंगे इलिप्स का। इस रिलेशन का नाम लिख देना रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड अभी पूरा बताने में, कम से कम इसको बताने में, पूरा समझाने में 45 मिनट लगेगा, टाइम नहीं है, ठीक है। अगले दिन बताएंगे इसको, आगे बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
और प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने बी स्क्वायर माना है, बराबर बी स्क्वायर बराबर। और ये तस्वीर से हमको समझ में आ रहा है, सुनना, ये डिस्टेंस था 2a और ये डिस्टेंस है 2b। यहाँ 2a ज़्यादा दिख रहा है और 2b कम दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, हियर a ग्रेटर b। इस फिगर के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, इस फिगर के लिए a b से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये लिख लेना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हैविंग सेंटर, सेंटर हमने क्या लिया था बताओ, 0 0, एंड एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इलिप्स का, along कोऑर्डिनेट एक्सिस, along कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस along वाई एक्सिस, ये डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास की फोटो बनाएंगे, अब इतना नहीं करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये इक्वेशन है इलिप्स का, समझ लो बात। खत्म हो गया क्या बेटा, बोलो। अच्छा अच्छा, फोटो कितनी भेज दो भाई, वो तो कंप्लीट कर दिए बेटा। अब रुको, अब एक दो दिन के बाद बताएंगे, पढ़ाएंगे ना बेटा, फिर दिक्कत पूरा ना, दूसरे बैच का क्लास रहता है ना। आपको एक दो दिन होगा, ये दिन का भी ज़्यादा नहीं है, 5 बजे वाला। फिर आपको एक टाइम फिक्स कर देंगे, फिर मतलब कॉम्पिटिटिव वगैरह जो पढ़ाएंगे। फिर फोटो दिख के